Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Nawra and today I'll teach you about quantitative research. Quantitative research is a mean for testing objective theories by examining the relationship among variable. जैसे इसमें हम क्वान्टिफाई करते हैं, यानी हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है, इसमें हम वेरिएबल्स को रिलेशनशिप मेजर करते हैं और हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसका बेसिक पर्पस है. In other words, we can say quantitative research provides a fundamental connection between empirical observation and mathematical expressions, or it's a systematic empirical investigation of observable phenomena. यानी हम किसी चीज़ को स्टैटिस्टिकल मेजर पे हम उसको क्वांटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. हम किसी चीज़ को अगर हमने मतलब थ्योरी वगैरह डेवलप करनी है और हमने टेस्ट करना है सिस्टमेटिक वे में, तो हम उसके लिए क्वांटिफाई न्यूमेरिकल डाटा को ये हम उसको रिसर्च को हम करते हैं, तो वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को हिलाती है. ठीक है. These are the basic characteristics of quantitative research. It describing the research problem through description of trends or need for explanation of the relationship among variables. यानी हम ये देखते हैं कि आपके एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या डिलेमा है और या एजुकेशन लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, नीड टू बी इन्वेस्टिगेट. उन वेरिएबल्स को हम जो है वो स्टडी करते हैं अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन. प्रोवाइडिंग अ मेजर रोल फॉर द लिटरेचर थ्रू सजेशन the research questions to be asked and justifying research problems and creating a need for the direction of the study and creating purpose statements, research questions or hypotheses that are specific, narrow, measurable and observable. तो हम इस तरह से जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं, हमारे रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस वो एक तो कंसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और ऑब्जर्वेबल होने चाहिए. These are 5 types of quantitative research in which I am going to describe briefly: historical research, descriptive research, experimental research, causal comparative and single subject research. Historical research सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. It is a list of series, लेकिन हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे. देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, सबको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. हिस्टोरिकल रिसर्च provides information about past events and experiments which are not present currently. यहाँ इसको आपको हिस्टोरिकल, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें हम पास्ट इवेंट को, माजी की चीज़ों को हम रिसर्च करते हैं, इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं और बेसिकली हम पास्ट इवेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं. देन वी ड्राइव द कंक्लूजन ऑन जनरल प्रिंसिपल्स आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स and then apply for the future on the basis of past and present trends. ठीक है. हम उसको ना सिर्फ पास्ट पे हम इवेंट को रिसर्च करके एक्सप्लोर करके उसको छोड़ नहीं देते, बल्कि उसको हम वट विल हैपन इन मतलब करंट सिनेरियो में या प्रेजेंट सिचुएशन में या फ्यूचर में क्या होगा उसके साथ हम रिलेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को, उसको एप्लीकेबल बनाते हैं. स्टेप्स क्या हैं इसके, जो आपने अभी जैसे हमने रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स को डिस्कस किया था, इसी तरह इसके कंपोनेंट हैं, इसके स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टॉपिक पे आप जो है वो रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं. आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, फिर डाटा कलेक्शन टूल कौन सा होगा, फिर आप प्राइमरी सेकेंडरी कौन से सोर्स यूज़ करेंगे, देन एनालाइज कैसे करेंगे डाटा को, फिर एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म को भी आप चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, फिर ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन को, फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं. ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में ये देखिए सबसे पहले आपके लिमिटेशंस क्या है. डेफिनेटली जब हम किसी पास्ट इवेंट पे कर रहे हैं तो वो आपके पास प्रैक्टिकली वो आपके पास वो चीज़ आप उसको आपके पास वो अवेलेबल नहीं है. ठीक है. तो आपने पास्ट की चीज़ों को जब आप स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो आपके लिए कितना आपके लिए सूटेबल है, आप और सफिशेंट उसकी सिग्निफिकेंस, हम सब चीज़ों को जो है देखेंगे. प्रॉब्लम जो है वो करंट सिनेरियो के साथ उसका क्या रिलेशन है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, उसके लिए हम अपने हमारे हाइपोथेसिस क्लियर हैं. फिर हम डाटा कलेक्शन की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली हम सेकेंडरी सोर्स यूज़ करेंगे, बिकॉज पास्ट रिसर्च को आप अप्रोच नहीं कर सकते यानी पास्ट इवेंट पे जो आप काम करेंगे तो. और प्राइमरी सोर्सेज में से अगर हम देखें तो उसमें आप अपना कोई आपको रिकॉर्ड मिल सकता है, कोई आपको ऑथेंटिक लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, रिकॉर्ड मिल सकता है, तो उसको आप एज अ प्राइमरी सोर्स में आप हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज आपको यू हैव टू रिलाई ऑन द सेकेंडरी सोर्स फॉर डाटा कलेक्शन. एनालिसिस में आप देखते हैं, डाटा एनालिसिस में वही देखते हैं कि कितनी लॉजिकल आपने कोहेरेंस है, आपके स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कितनी है आपके रिजल्ट्स में जब एनालाइज कर रहे हैं. इसकी फर्दर 2 टाइप्स एक्सटर्नल है और इंटरनल है. ठीक है. एक्सटर्नल इंटरनल आप ये देखते हैं कि एक्सटर्नल में सबसे पहले तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करते हैं
और उसमें सब प्रूफ रीडिंग है और उसके बाकी सब चीज़ों को, और इंटरनल क्रिटिसिज्म में आप देखते हैं कि आपकी अपनी कितनी एक्यूरेसी है, आपकी कितनी उसमें आपने जेन्युइन चीज़ों को रिपोर्ट किया है, प्रेजेंट कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद कंक्लूजन आप उस पर उसकी बेस पे ड्रॉ करते हैं और फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, यानी अपनी फाइंडिंग्स को आप मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जिसमें हम यूजुअली सर्वे मेथड यूज़ करते हैं और इसको सर्वे रिसर्च भी कहा जाता है। It involves the present status of the things. A descriptive study describes and interprets what is opinions that are held, process that are held going on, effects that are evident, and trends that are developing and are included in descriptive research। यानी कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्क्राइब करते हैं, क्वान्टिफाई करते हैं, सर्वे करते हैं। सबसे पहले इसके डिफरेंट टाइप्स को हम डिटेल से पढ़ते हैं। 3 टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। सर्वे मेथड है। A survey is an attempt to collect data in the form of questions from particular group of people. It may include questionnaire, interview, face-to-face interview और टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, तो सर्वे मेथड में आप क्या करते हैं, जैसे हम गूगल फॉर्म पे लेटेस्ट जो है वो ट्रेंड है कि हम गूगल फॉर्म पे इस जरिए ऑनलाइन हम क्वेश्चनर फिल करवा लेते हैं या फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं आप किसी का। डेवलपमेंट स्टडीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करती है, फोकस करती है, प्रोग्रेस और चेंज जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स इन एजुकेशन और डिफरेंट चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करती है डिफरेंट लेवल्स पे। इसमें आप चिल्ड्रन के डिफरेंट लेवल्स को भी स्टडी कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर के साथ, कि वो उनका ग्रोथ पैटर्न और उनकी मेच्योरिटी लेवल और एज फैक्टर, करिकुलम नीड्स, इन चीज़ों को पर्सपेक्टिव को आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। इंटरलेशन स्टडीज़ में ये होता है कि इसमें आप इन विच ट्रेस द इंटर रिलेशन बिटवीन द फैक्ट्स दैट प्रोवाइड अ डीपर इंसाइट इनटू द फिनोमिना। ठीक है, आप किसी को इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, उनके रिलेशनशिप वेरिएबल्स को आप स्टडी करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसमें सबसे पहले तो आपके पास वेरिएबल ऑफ स्टडी आपने देखनी है कि एक आप 2 ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट 2 ग्रुप आप ले लेते हैं और एक ग्रुप को आपके 2 वेरिएबल होते हैं ना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और उसके बाद आप 2 ग्रुप्स ले लेते हैं अपनी। एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा जो है वो ट्रीटमेंट्स का अफेक्ट आप जिसको आपने एक्सपेरिमेंट करना, वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। सबसे पहले आपने या फिर क्लियर होना चाहिए कि आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है और आपका कंट्रोल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ये कहते हैं कि रिसर्चर मैनिपुलेट करता है जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको आप मैनिपुलेट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे ताकि उसके इफेक्ट को आप चेक कर सकें। एंड फाइंड्स इट इफेक्ट्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा होता है उसके अंदर, जिसमें हम कह रहे हैं कि चेंजेस और डिफरेंस दैट अकर्स एज रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से उसमें जो चेंज आया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इन्फ्लुएंस हो ले रहा है उससे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी आप मेजर करते हैं। इसका एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ साथ स्टडी भी आपके साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन क्लियरली आपके पास 2 ग्रुप होते हैं, वन ऑफ देम इज द कंट्रोल एंड द अदर वन इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, सबसे पहले कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि टू रिड्यूस, रिमूव और मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इररेलेवेंट एक्सट्रेनियस वेरिएबल। मैनिपुलेशन, अब कंट्रोल ग्रुप जो है उसको आप जाहिर बात है एक्सट्रेनियस या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को तो आप उसको नहीं उसको आप ये रिसर्च के प्रोज से बाहर है, लेकिन अदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मैनिपुलेशन में ये होता है कि जो कुछ वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट आपको अफेक्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं आपकी रिसर्च स्टडी को, आपने एक कंट्रोल ग्रुप ले लेना है और दूसरा आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लेना है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको आपने ट्रीटमेंट देना है और फिर उसके आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है कि दोनों ग्रुप का कंपैरिजन करके कि क्या इसमें कितना इंप्रूवमेंट है ये। फिर रेंडमाइजेशन है, इसमें आप कहते हैं द प्रोसेस इन विच एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी आप इसमें रैंडम सिलेक्शन करते हैं। फिर रेप्लिकेशन है, इसमें आप स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं और फिर आप उसको स्टडी करते हैं। इसकी भी 3 टाइप्स हैं फर्दर, प्री एक्सपेरिमेंटल है, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल है और ट्रू एक्सपेरिमेंटल है। एग्जाम्पल पर हम इसकी स्टडी करें तो इसमें लेक्चर मेथड आ जाता है, डिस्कशन मेथड आ जाता है और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर, यानी कि आप देखते हैं कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है आप उसका प्री टेस्ट लेते हैं बिफोर ट्रीटमेंट और फिर पोस्ट टेस्ट लेते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी आपने किसी उनको कोई इंसेंटिव दे रहे हो ग्रुप को कुछ ट्रीटमेंट या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको प्री एंड पोस्ट टेस्ट लेते हो और फिर रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप का भी आपने प्री एंड पोस्ट टेस्ट लेना है और विदाउट मैनिपुलेशन फिर आपने उसके रिजल्ट्स को मेजर करके आपस में दोनों का कंपैरिजन करना है इस स्टडी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। In this type of research, investigators attempt to determine the cause or consequences of difference that already exist between or among groups of individuals. It is also known as ex post facto research.
इसको कॉजल कंपैरेटिव को कोरिलेशन रिसर्च भी कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं। और थोड़ी सी कोरिलेशन थोड़ी सी डिफरेंस भी इसमें आ जाता है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरह ही है। इसमें भी आप दो ग्रुप्स को देखते हो, कॉज एंड इफेक्ट देखते हो, लेकिन नेचुरल सेटिंग में, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि आप टू ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बट इन अ नेचुरल सेटिंग, नेचुरल इन्वायरमेंट में, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। इसके लिए फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक्सप्लोरेशन इफेक्ट देखते हैं हम, एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉजेज, एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम इसको कोरिलेशन के साथ इसकी सिमिलरिटीज़ को देखें तो इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि नीदर अलाउ द रिसर्चर टू मैनिपुलेट द वेरिएबल्स। यानी कोरिलेशन रिसर्च में हम रिलेशनशिप मेजर करते हैं कि इज इट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल और नेगेटिव रिलेशन और नो रिलेशन। कोरिलेशन स्टडी में हम रिलेशनशिप मेजर करते हैं जिसकी रेंज -1 से +1 है। लेकिन कॉजल कंपैरेटिव में और इसमें दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों एक्सप्लोर करते हैं कॉजेशन को, और दोनों विदाउट एनी मैनिपुलेशन जो है वो वेरिएबल्स को जो है वो उस पर रिसर्च करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। The basic characteristics of comparative research, it attempts to identify cause and effect relationship, involve 2 or more groups of variables, involve making comparison. Individuals are not randomly selected and assigned, or 2 or more groups cannot manipulate the independent variables, less costly and time consuming. The researcher selects 2 groups of participants like experimental group, one of them is the experimenter and the other one is control group, but more accurately preferred the comparison between 2 groups। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरह हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उनको हम उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ही काफ़ी ये मैच करते हैं, लेकिन डिफरेंस इसका क्या है कि यहाँ हम इसमें हम 2 ग्रुप्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, और या हम दोनों ग्रुप को विदाउट एनी मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं कि जी ये मेरे पास 2 ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों पे आप कॉजल इफेक्ट देते हो, ये कॉज और ये इफेक्ट है, लेकिन नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल इन्वायरमेंट में। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में तो हम उस पर ट्रीटमेंट देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक को कंट्रोल और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना के। लेकिन कॉजल कंपैरेटिव में ये डिफरेंस है कि हम नेचुरल सेटिंग में दोनों का ग्रुप्स का कंपैरिजन करते हैं। ग्रुप्स में डिफर इनटू 2 वेज, दो वो कह रहे हैं कि ग्रुप्स आपस में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। वन ग्रुप पोजेस करैक्टरिस्टिक्स दैट द अदर डज नॉट, यानी हो सकता है एक में कुछ करैक्टरिस्टिक्स हो दूसरे में ना हो। ईच ग्रुप हैज़ द करैक्टरिस्टिक्स बट टू डिफरेंस हो सकता है अमंग द डिग्री ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो कैसे डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर सकता है और सेम भी हो सकते हैं, तो आपने उनके नेचुरल सेटिंग में उनका कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट डिज़ाइन है वो सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन है। सिंगल सब्जेक्ट में ये है कि आप किसी एक लिविंग या नॉन लिविंग पे आप जो है वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, इसको हम सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। एडेप्शन ऑफ द बेसिक टाइम सीरीज डिज़ाइन शो द प्रीवियस चैप्टर, यानी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। और डेटा आर कलेक्टेड एंड एनालाइज फॉर ओनली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, कॉमनली यूज टू स्टडी चेंज इन बिहेवियर एंड इंडिविजुअल्स एक्सहिबिट टू एन एक्सपोजर टू एन इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ सम सॉर्ट। ठीक है, सबसे पहले वो ये कह रहा है कि इसमें आप तो ये अडेप्शन क्या करते हैं, आप अडेप्टेशन करते हो बेसिक टाइम सीरीज डिज़ाइन में। टाइम सीरीज डिज़ाइन में तो अगर आप फर्दर जिस तरह हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन रिसर्चेस भी होती है, तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन में भी आप डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट आप टाइम सीरीज डिज़ाइन वगैरह को भी डिस्कस कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सब मेजर कंपोनेंट ये है कि इसमें आप बिहेवियर पैटर्न की स्टडी कर सकते हो, इंडिविजुअल के बिहेवियर को देख सकते हो कि एक डिफरेंट सिनेरियो में एक पर्सन किस तरह से बिहेव कर रहा है, डिफरेंट सिचुएशन है, और वो नेचुरल सेटिंग में आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर आप ये इंटरवेंशन देते हैं, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट में बिहेवियर में कितना मॉडिफिकेशन आई है, तो उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली हम सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन जो है वो स्टडी करते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं, प्राइमरीली यूज लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा एंड इलस्ट्रेट द फैक्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटरवेंशन ट्रीटमेंट, यानी कि आपने पहले उसको नेचुरल सेटिंग में आपने रिपोर्ट करना है कि वो उस डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से एक इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है और आफ्टर ट्रीटमेंट उसका क्या इफेक्ट है। फिर वर्टिकल एक्सिस पे आप वगैरह डाटा को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफरेंट वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप उसको डिपिक्ट कर सकते हो। इसमें आप ए बी डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिक अप्रोच ऑफ रिसर्चर यूज़ द ए बी डिज़ाइन इज टू कलेक्ट डाटा ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑपरेटिंग एज हिज और हर ओन कंट्रोल अंडर 2 कंडीशंस और फेजेस। द फर्स्ट कंडीशन इज अ प्री ट्रीटमेंट कंडीशन कॉल्ड द बेस लाइन पीरियड इज़ आइडेंटिफाइड एज ए। ठीक है, पहला जो उसकी करंट सिचुएशन में जैसे वो बिहेव कर रहा है, आप किसी के बिहेवियर पे आप स्टडी कर रहे हो, उसको आप ए का नाम देंगे कि विदाउट ट्रीटमेंट या मॉडिफिकेशन या किसी भी आपने उनको कोई भी आपने उसको भी ट्रीटमेंट नहीं दिया या कोई भी आपने उनको विदाउट एनी मतलब ट्रीटमेंट के आपने उसको जस्ट उसको नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व किया, तो वो उसकी जो कंडीशन होगी वो ए डिज़ाइन ए कहलाएगा।
और द बेस लाइन कहलाती है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च में आप देखते हो कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसा बिहेव करा विदाउट एनी ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन के बगैर। और डिज़ाइन बी में ये होता है कि बेस लाइन में आपकी कंडीशन आप देखते हो कि आफ्टर ट्रीटमेंट है, इंटरवेंशन के बाद उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, तो फिर जब उसको स्टडी करते हो तो वो डिज़ाइन बी कहलाता है। फिर आप इन दोनों का कंपेरिजन करके अपने रिजल्ट्स को आप जो है वो हाईलाइट करते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।